हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी के वन लाइनर। छोटी सी क्लास होने वाली है लेकिन कई चीज़ें हम इसमें क्लियर कर लेंगे। वन लाइनर नोट से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। लंबी क्लास नहीं होगी तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, काफ़ी हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी नए बच्चे आते हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास होगी एचटेट वालों के लिए, टीजीटी लेवल, जो कि सारी क्लासें ही एचटेट वालों के लिए डालती हूँ मैं। सीटेट वालों के लिए तो अभी मैंने एक भी क्लास नहीं डाली अब की बार, क्योंकि सीटेट जो होता है ना वो साल में 2 बार होता है और यूट्यूब पे सीटेट के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन एचटेट के लिए बहुत ही कम कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे। इसलिए मैंने एचटेट का, जो कि साल में एक ही बार होता है एग्ज़ाम, इसलिए मैंने एचटेट की वीडियो ज़्यादा डाली। डाल तो मैं सीटेट की भी देती, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 2-2 3-3 वीडियो डाल दूँ कि सीटेट की भी हो जाए और एचटेट के भी। चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी की वीडियो होगी, ओनली ज्योग्राफी के वन लाइनर नोट्स होंगे, जिसमें हम करेंगे मानसून और वर्षा, कुछ वन्य जीवों के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ जैसे कि चट्टानें, जिनका चैप्टर मैंने कल डिटेल में पढ़ाया था, तो उसके बारे में वन लाइनर नोट्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहला है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून है भारत में, उसकी दिशा पूछी है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। दिशा किस तरफ है ये ग्रीष्मकालीन मानसून की भारत में? तो ये दक्षिण पश्चिम। आपको पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दिशाओं के बारे में सबको पता है, दिशाओं के बारे में तो सबको पता है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस साइड से है। तो फिर है इसकी दिशा पूछी है, तो दक्षिण पश्चिम से, ये वाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यहाँ इस तरफ चलती है ये ग्रीष्मकालीन मानसून। अगला है हमारा पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, तो उसकी उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर से। कहाँ से होती है उत्पत्ति उसकी? भूमध्य सागर से। उत्तर पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है ये वाली, तो ये किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, भूमध्य सागर से। भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? मासिनराम में। कहाँ पर है वार्षिक वर्षा? वर्ष भर का जो औसत निकल के आता है ना, उससे हम जो है ये निकालते हैं वार्षिक वर्षा। तो ये है मासिनराम, यानी कि कहाँ पर है ये? मेघालय में। सबसे ज़्यादा बरसात वाली जो जगह है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? विश्व में पूछे तो भी मासिनराम आएगा, भारत में पूछे तो भी यही आएगा। इसी जगह पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये मेघालय में है। मासिनराम कहाँ पर है? मेघालय में। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। तो कितनी वर्षा होती है? 2.5 मिनिमम, मतलब मिली उसमें मापते हैं ना, कुछ मिलीमीटर में, हाँ इस तरह से मिलीमीटर में जब मापते हैं तो 2.5 के आसपास, जो इससे ज़्यादा अगर वर्षा हुई है तो उस दिन को क्या मानते हैं? वर्षा दिन में मापते हैं। अगर इससे कम वर्षा होती है उसको वर्षा दिन में नहीं मापा जाता है। पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है, तो कब बहती है? भूमि से महासागरों की तरफ शीत ऋतु में। पवने जो जमीन से, भूमि से महासागरों की तरफ बहती हुई जाएगी इस तरह से, तो उसको कौन से मौसम में बहती है? तो ये शीत ऋतु में बहती है। वह राज्य जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। तो सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होने वाली वर्षा भारत के कौन से राज्य में है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु वह राज्य है जिसमें ज़्यादातर वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से। नेक्स्ट है वह कारक जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, वहाँ पर ज़्यादातर वर्षा का कारण कौन बनता है? तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ये मैंने डिटेल में पहले भी करवा रखा है, ये सिर्फ यहाँ पर रिवीजन के लिए है, वन लाइनर नोट्स। तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है वो भारत के किस वजह से होती है? भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण व शुष्क गर्मी वाली हवा जो होती है, उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? लू बोलते हैं। जो गर्मियों में जून जुलाई के महीने में चलती है ना, धूल भरी आंधी आती है, हवा के एकदम झोंके आते हैं, जो गर्म हवा होती है, उसको हम बोलते हैं कि लू चल रही है। तो ये है सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है, ये उत्तर भारत में चलने वाली है।
वह क्षेत्र जो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से ज़्यादातर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र माना जाता है? ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होती है वो ज़्यादातर किस वजह से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवनें लू चलती हैं। तो ये कहाँ चलती हैं? राजस्थान में। हरियाणा में भी चलती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन होती है लू। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किससे होता है? गर्मी के मौसम से। लू का संबंध कौन से मौसम में होता है? गर्मी के मौसम से संबंधित है। भारत में निर्वर्तन मानसून का मौसम होता है। तो जो निर्वर्तन मानसून का मौसम होता है भारत में, वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में जो लू चल रही होती है वो चेंज होकर के फिर अक्टूबर नवंबर महीने में जो निर्वर्तन मानसून होती है वो आती है। निर्वर्तन मानसून का मौसम। फिर है दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक जुलाई की शुरुआत में, यानी कि लगभग कब? 29 जून के लगभग मानी गई है संभावित तारीख, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, संभावना बस। तो मानसूनी बारिश होती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा से। जो दिल्ली में बरसात होती है लगभग मतलब 29-30 जून के लगभग, तो ये किस वजह से मानी गई है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। भारत की वह अवधि जिसमें सामान्यतः वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसको मानसून का प्रस्फोट कहा गया है। प्रस्फोट कहा गया इसको मानसून का। तो ये कौन है? जून की शुरुआत से लेकर के सितंबर के मध्य तक। कौन सी अवधि पूछी है भारत की जिसमें सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है और जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है? यानी कि शुरुआत में धीमी धीमी वर्षा होगी, फिर अचानक से तेज तेज बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी और फिर लगातार ये कई दिनों तक मतलब बरसात का मौसम रहता है। जैसे हमारा हरियाणा में हम बोलते हैं ना सावन, साढ़ सावन और बैसाख के कुछ महीने होते हैं। तो जून की शुरुआत से लेकर के सितंबर के मध्य तक ये जो महीने होते हैं, देसी महीने हम जिनको बोलते हैं, सावन का महीना जिसमें लगातार बारिश होती है, तो वो था हमारा इन्हीं में आ जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने। फिर होती है एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है। तो जुलाई के पहले सप्ताह में, जुलाई में फर्स्ट वीक में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये जो है हवाएं हैं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं। दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको हम लू के नाम से जानते हैं। तो गर्मी के मौसम में चलती हैं ये। लू को किस मौसम में चलती हैं? गर्मी के मौसम में चलती हैं। वह राज्य जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है केरल। सबसे पहले यहाँ वर्षा होती है। जब दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है ये दक्षिण और पश्चिम वाला एरिया है, तो ये हमारा तटीय क्षेत्र है यहाँ पर केरल। तो सबसे पहले यहीं पर वर्षा होती है केरल में। एक कारक वह जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, भारतीय जलवायु को सीधे तौर पे प्रभावित नहीं करता है। तो यूरोपीय देशों में बर्फबारी, मतलब यूरोपीय देशों में बर्फबारी हो रही है तो भारत की जलवायु पे कोई असर नहीं पड़ता। उड़ीसा में अत्यधिक भीषण चक्रवर्ती तूफान फनी आया था। तो उड़ीसा में जो भीषण चक्रवर्ती तूफान जिसका नाम क्या रखा था? फनी। तो ये कब आया था? वर्ष 2019 में। 2019 में आया था। वे राज्य जो पूर्व मानसूनी बौछार यानी कि जिसको काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं, ये संबंधित है तो पश्चिम बंगाल और असम से। पश्चिम बंगाल और असम में जो बौछार होती है, मानसूनी वर्षा होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से। भारत में जो आम्र वर्षा होती है वो किससे संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से। और कौन कौन से राज्य में होती है? एक तो केरल में होती है और कर्नाटक में। केरल कर्नाटक के जो राज्य होते हैं उनमें होती है ये आम्र वर्षा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है तो मासिनराम में। और मासिनराम कहाँ है? हमने पढ़ा था अभी, मेघालय में है। चाहे विश्व की वर्षा पूछे सबसे ज़्यादा, चाहे भारत में सबसे ज़्यादा पूछे, तो ये मासिनराम में है, मेघालय में। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, नॉर्मल बात है, उसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं आम्र वर्षा के नाम से। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में आने वाली वर्षा है ये।
एक प्रकार की उष्ण लहर है, उष्ण लहर या गर्म लहर, तो ये है लू। नेक्स्ट है भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती हैं, तो ये कहाँ पर आती हैं? हिमालय में। भारत में सर्दियों के दौरान आने वाली हवाएं हैं, सर्दियों में जो चलने वाली हवाएं हैं जिनको हम शीत लहर का जो है नाम देते हैं, शीत लहर का कारण बनती है, तो ये कहाँ से चलती हैं? हिमालय में। गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर के आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती हैं, तो ये कौन सी हैं? लू पवने हैं, लू पवने या गर्म पवने। आसन का मतलब है आसपास के क्षेत्रों से, तो राजस्थान के नज़दीक है हरियाणा, तो हरियाणा में भी चलती हैं, पंजाब में भी चलती हैं थोड़ी बहुत, इस तरह से। फिर है दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्पन्न होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। राज्यों का उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम है, तो केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राज्यों का उनमें मानसून आरंभ होने की जो तिथियों का कार्यक्रम है, तो सबसे पहले कहाँ होती है? केरल में होती है मानसून स्टार्ट, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर राजस्थान की साइड में आती। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है शीतकालीन वर्षा। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिमी पवन। जो दक्षिण पश्चिमी पवन है वो मानसून की उत्पत्ति करती है। जो भारत में वर्षा होती है वो इस साइड से आती है, अरब सागर की साइड से जो पवनें चलती हैं। मैंने मैप के उससे भी समझाया हुआ आपको पहले से ही, उसमें भी वो वीडियो चेक कर लेना आप, डिटेल में है उसमें। शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में, और ये मानसून उत्पत्ति होती है भारत में तो दक्षिण पश्चिमी पवनों से होती है। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है, तो किसका प्रभुत्व है जलवायु पर? मानसून का। भारत का वह राज्य जहाँ पर मानसून सबसे पहले पहुँचता है, तो कितनी बार आ लिया है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे तो भूलना मत। केरल में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर राजस्थान की साइड। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती है? वायुमंडल में नमी के ऊपर जो है निर्भर करती है कि वायुमंडल में कितनी नमी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती वहाँ पर होगी, मतलब अभिष्ट होगी या आइडियल होगी? तो ये चाय की खेती। सीढ़ी नुमा जिसको हम बोलते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर की जाती है इस तरह से सीढ़ी बना करके, तो ये खेती होती है ढलाव पहाड़ी स्थल पर जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, तो हम वहाँ पर किसकी खेती करेंगे? चाय के बागान लगाएंगे, चाय की खेती करेंगे। फिर है भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो 200 मिलीमीटर औसत वर्षा कहाँ होती है भारत में? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितनी वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर औसत वर्षा। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, तो वार्षिक वर्षा सबसे कम कौन सी कहाँ होती है? लेह में। सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है। फिर है जो चेन्नई वाली थी, हमने ऊपर पढ़ा ना सबसे कम वर्षा, तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से बताई है कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आती है, जो भारत में सबसे पहले आती है केरल में, फिर जो है पश्चिम बंगाल, और फिर आती है हमारे हरियाणा साइड, और जो हमारे राजस्थान हरियाणा है इन एरिया में। और जो ये सबसे कम कहाँ होती है? तो ये चेन्नई में सबसे कम होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, और ये स्थान वहाँ है जहाँ सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो ये पूछा है लेह के बारे में, सबसे कम वार्षिक वर्षा। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, और इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। जो वर्षा का पानी होता है वो इकट्ठा नहीं होता, तेजी से बह जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, भाप बनकर उड़ जाता है। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना, यानी कि लगातार वर्षा नहीं होती, कंटिन्यू नहीं होती, 1-2 महीने लगातार बरस के और फिर दोबारा अपनी सूरत ही नहीं दिखाती, आती ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि भारत में वर्षा अधिक होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश को क्या बोलते हैं? प्यासी धरती के नाम से इसको जानते हैं, प्यासी धरती समझते हैं। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। तो भारत के जो उत्तरी मैदान होते हैं वहाँ पर शीत वर्षा किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। भारत का
जो उत्तरी मैदान पूछे हैं, भारत का जो उत्तरी एरिया है, ये मैदान है यहाँ पर, तो ये इनमें जो वर्षा होती है किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। देखिए, कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। जो कलकत्ता में वायु प्रदूषण है उसमें किसका योगदान है? लघु उद्योग इकाइयों का है। वहाँ पर उद्योग ज़्यादा है और इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है कलकत्ता में। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है, तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य क्या है? केरल। क्योंकि सबसे पहले जो पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होती है वो यहीं पर होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना कृषि से संबंधित मत लगा लेना, हरियाली समझ करके इसको, ये जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से, रख रखाव से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में भारत में कहाँ पर वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, ये वाला एरिया। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है इस तरह से ज़्यादातर भारत में इसी वजह से वर्षा होती है। लेकिन जो शीतकाल में भारत में वर्षा होती है वो किस वजह से होती है? कौन से एरिया में होती है? उत्तर पश्चिमी, ये पश्चिम वाला एरिया और ये उत्तर वाला, लेह लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख ऊपर वाला हिस्सा। फिर है पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य। तो सबसे संपन्न राज्य है भौम जल संस्थान में, ये है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, क्या होता है? कम होता है। कहाँ पर? पश्चिमी हिमालय में। ट्री लाइन का ऊंचाई मान कितना होता है ना, कितना मतलब कितना होता है? कम होता है या ज़्यादा होता है? तो कम होता है यहाँ पर ट्री लाइन में। फिर है शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। किससे संदर्भित है? निम्न आर्द्रता से, आर्द्रता कम होने से इसका संबंध है। फिर है तड़ित मेघ कहते हैं। तड़ित मेघ किसको कहते हैं? कपासी वर्षा। तड़ित मेघ किस कहते हैं? कपासी वर्षीय जो मेघ होते हैं, कपासी वर्षा होती है, उसको तड़ित मेघ बोलते हैं। लौटती मानसून से वर्षा होती है। जब मानसून लौटती है मतलब जाती है तो कहाँ पर वर्षा करके जाती है? कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पे। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लाल नीना भी प्रबल होती है। लाल नीना के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, मानसून वाले चैप्टर में ही पढ़ाया है लास्ट में। तो ये भारतीय मानसून उस समय प्रबल होती है जब लाल नीना भी प्रबल होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। तो दक्षिण पश्चिम की साइड व्यापारिक पवनों की दिशा किस तरफ होती है? दक्षिण पश्चिम में। जब मानसून ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो दक्षिण पश्चिम में चलती। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया से पृष्ठीय दाब के वितरण से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? मध्य और पश्चिमी एशिया से। नेक्स्ट क्या था? दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में जब 1, 2 या फिर कई सप्ताह तक वर्षा न होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? जब 1, 2 सप्ताह या फिर उससे ज़्यादा समय निकल जाए, वर्षा ना हो दक्षिण पश्चिमी काल में, तो इसको बोलते हैं मानसून में विच्छेद। मानसून के निर्वर्तन के द्वारा वर्षा होती है। तो मानसून के निर्वर्तन के द्वारा वर्षा कहाँ पर होती है? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ होती है? तमिलनाडु राज्य में। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन होता है। कहाँ होता है? 10 जून को। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में मानसून की अरब सागर की जो शाखा है उसका अनुमानित मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है 10 जून, अनुमानित आगमन होता है लगभग 10 जून को। जून से सितंबर समय भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है। तो ये मैंने बताया था, देसी महीने भी जिनको हम बोलते हैं, जो सावन के महीने में वर्षा होती है कि सावन में वर्षा होगी तो मानते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट सावन में नहीं होती। सावन जब बीतने वाला होता है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के कुछ महीने होते हैं, 3-4 महीने, जिनको हम बोलते हैं साढ़ सावन, और जैसे कि हाँ बैसाख, और एक महीना और होता है इस तरह से देसी, मुझे वैसे याद नहीं होते जल्दी सी, इन महीनों में होती है।
तो ये जून से सितंबर के जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती हैं वो इन्हीं महीनों में आती है भारत में। मेघालय की खासी पहाड़ी पर मासिनराम स्थित है। मेघालय में स्थित है मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व में। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? खासी, गारो खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से खासी पहाड़ी पर स्थित है। सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तो तमिलनाडु में। शीत ऋतु की जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर है तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अल्प वर्षा होती है, यानी कि जो सर्दियों में वर्षा होती है वहाँ पर गर्मियों में भी वर्षा हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं ना। तो गर्मियों में सबसे कम वर्षा होती है, बहुत ही कम, यानी कि अल्प। फिर है वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये मानसून कहलाती है। क्या बोलते हैं? वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन। फिर है मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है मानसून शब्द? अरबी भाषा से लिया गया है। और जो ये है खासी पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में है। खासी पहाड़ियों के पश्चिमी भाग में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो मासिनराम सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और ये खासी की पहाड़ियों में मेघालय में स्थित है और पश्चिमी भाग में होती है ये वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा। फिर आते हैं हमारे वन्यजीव, वनस्पतियाँ और वन। वन्यजीव, वनस्पतियाँ और वन। तो एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है, नहीं पूछा है। वनों के बारे में कल भी पढ़ाया था मैंने डिटेल में। ये है जेट्रोफा, शंकुधारी वन नहीं है। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय एवं ऐच्छिक भागीदारी से वनों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। तो ये साल के वन हैं। कौन से वन है ये? साल के वन। मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से वनों के उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। तो ये कौन से वन है? साल के वनों में। बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो तेंदू के पत्तों का। किसका उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए? तेंदू के पत्ते का। सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अंतर्गत आती हैं। तो ये कौन कौन सी किस में आती हैं? कल पढ़ाया था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो ये हमारी जो होती है ना विषुवत वृत्त, इसके लगभग मतलब यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसको सदाबहार वन बोलते हैं। कि पत्तियाँ गिराते जरूर है लेकिन सारी पत्तियाँ नहीं गिराते, हरी भरी रहती हैं कुछ पत्तियाँ। फिर हमारी जो ये कर्क रेखा है इसके आसपास जो वन पाए जाते हैं ये पूरी पत्तियां गिरा देते हैं और इनको बोलते हैं पर्णपाती, पत्ते गिराने वाले। तो ये कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ये हैं साल, सागौन, शीशम, ये वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर भारत में। वह विधि जो कि वनों और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है तो गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह। क्या? गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह है, उनको इकट्ठा करना। ये क्या है? जो वन और वन्य जीव के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक होती है। फिर है हमारी हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मिंडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव हुआ था। तो इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगाना संभव हो गया था। देखिए, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मिडोज जो थे वहाँ पर भेड़ें चराई गई थी और इस भेड़ चराने से मतलब लगातार भेड़ें चराई गई और इस वजह से मौसम चराई का प्रभाव क्या हुआ था? तो इसमें मौसमी चराई का प्रभाव हुआ था। तो क्या प्रभाव हुआ था? लगातार भेड़ें चरी थी तो पुरानी जो घास थी वो हट गई थी और जो नई घास उगना जो है संभव हो गई थी। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों का वर्गीकृत किया जाता है तो अवर्गीकृत वन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को बांटते हैं तो अवर्गीकृत वन के रूप में बांटते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं तो कहाँ पर निवास करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं हमारे तटीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अराबारी वन स्थित हैं। अराबारी तो मिदनापुर में, ऊपर भी पढ़ा था हमने। अराबारी वन कहाँ पर है? मिदनापुर में। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वनों के प्रकार हैं तो भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत से संबंधित हो और वन पूछ ले तो सीधा याद रखना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के राज्य में पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाएंगे ये? केरल में, क्योंकि केरल वाला जो हिस्सा है वो इस साइड है।
नीचे तटीय प्रदेश है, यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं और जो सदाबहार वन भी यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के यहाँ कितनी डिग्री है, 8.4 डिग्री से, तो इक्वेटर से सिर्फ मतलब लगभग आसपास ही है ये, इस वजह से यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। भारत में जो मैंग्रोव वन होते हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः तो ये पश्चिम बंगाल में, मुख्यतः पूछे तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर है, तो ये गुजरात में, गिर कहाँ पर है, गुजरात, गिर गुजरात, गिर का संबंधित गुजरात से है, ये है शुष्क पर्णपाती जंगल है। नेक्स्ट है पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है, एक सेकंड, पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है तो नष्ट हुए जो वन है उनके स्थान पे नए पेड़ लगाना। मतलब क्या है, पुनः यानी कि पहले जो पेड़ नष्ट कर दिए थे उसकी जगह पर नए पेड़ लगाना पुनः रोपण का अर्थ होता है। जंगल के पौधों या फिर पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी हुई होती हैं तो मैंग्रोव वनों में, क्योंकि ये तटीय प्रदेशों में होते हैं, यहाँ पर सागर महासागर होते हैं आसपास, तो ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है उसका एक उदाहरण है मैंग्रोव वन, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के आसपास है ये। फिर होता उत्तर ध्रुवीय व्रत से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के मतलब क्रम कौन से जो है वनों से गुजरना पड़ेगा, क्रम से। तो सबसे पहले उसको ये देखिए उत्तर ध्रुवीय व्रत, ये वाला जो है, और कहाँ पर जाना है, भूमध्य रेखा तक जाना है उसको। ये हमने बनाया हमारा गोला यानी कि पृथ्वी, ये है इक्वेटर, बीचों बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली, फिर हो गई 23.5 डिग्री, ये हमारी कर्क रेखा, और फिर ये हो गई उत्तर ध्रुवीय व्रत वाली 66.5 डिग्री, और ये हमारा उत्तर ध्रुव यानी कि 90 डिग्री पर। पूछ रहे हैं कि यहाँ से जाना है, यहाँ पर 0 डिग्री पर, यहाँ से यहाँ जाना है, इस तरफ आना है उत्तर ध्रुवीय व्रत से और भूमध्य रेखा तक जाना है, तो उनको किसी व्यक्ति को मतलब क्रम में कौन कौन से जो है उनसे गुजरना पड़ेगा वनों से। तो सबसे पहले उसको गुजरना पड़ेगा टुंड्रा जो कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं यहाँ पर इसके आसपास। फिर टैगा वन होंगे इससे थोड़ा नीचे आने पर, फिर होंगे समशीतोष्णीय वन, यानी कि इससे जो ऊपर ये जो कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर सारे कौन से वन पाए जाएंगे, ये सबसे पहले आएगा समशीतोष्णीय वन, फिर आएगा थोड़ा ऊंचाई पे जाने पर टैगा वन, फिर होंगे टुंड्रा वन, और यहाँ पर क्या होते हैं सबसे ज़्यादा टुंड्रा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक टुंड्रा वन पाए जाएंगे, फिर टैगा वन आएंगे, फिर समशीतोष्णीय वन आएंगे, ठंडे ठंडे प्रदेश ऊपर की तरफ आएंगे। जितने भी वन हैं आप समझ जाना उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाएंगे, हमारी कर्क रेखा के आसपास। उससे नीचे आएंगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ जाएंगे, उससे ऊपर जाओगे तो शीतोष्णीय, समशीतोष्णीय, फिर शीतोष्णीय वन, फिर टैगा वन, फिर टुंड्रा वन, इस तरह से पाए जाएंगे। तो ठंडे प्रदेश यानी कि आप ये याद रख लेना कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे। फिर इससे ऊपर जो होती हैं सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ पर सूर्य की कमी हो जाती है, इस वजह से ठंड होने लगती है थोड़ी थोड़ी, जैसे कि समशीतोष्णीय होंगे, फिर टैगा वन, और टुंड्रा का मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तो यहाँ नीचे आने के ऊपर क्रम में लगाने हैं ना, तो पहले टुंड्रा हो गए, टैगा हो गए, समशीतोष्ण वन हो गई, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गई यहाँ पर। इस तरह से टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पर, हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाती है तो नीलगिरी तहर। पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाट में विशेष रूप से पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, नीलगिरी तहर। भारत में पर्वतीय वनों में, जो पर्वतीय वन है भारत के, वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, तो चीड़। भारत के पर्वतीय वनों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, चीड़। चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, तो चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध क्या है, कर्नाटक। प्रसिद्ध क्या है, कर्नाटक। किसके लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक, चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए। राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन, जो कांटेदार वन पाए जाते हैं, जो कैक्टस होता है ना हमारा कांटे वाला, वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है, साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी कहाँ पर है, एक तो केरल में है, और इसमें क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इनको बोलते हैं। क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं केरल की साइलेंट वैली में।
भारत के कौन सा राज्य है ये? मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? वन क्षेत्र। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, याद रखना। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो विल्लो की लकड़ी का। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। विल्लो की लकड़ी का उपयोग करते हैं। क्रिकेट का जो बल्ला बनता है वो विल्लो की लकड़ी से बनता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार, तो ये हैं पर्णपाती वन। सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं भारत में पर्णपाती वन। हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं तो अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो जंगल फैले हैं वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और कहाँ कौन सा जानवर है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है? हुलुक गिब्बन। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी होता है तो प्रधान मुख्य वन संरक्षण होता है। मुख्य वन संरक्षण का प्रधान, जो कि हर राज्य की सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा का अधिकारी होता है। भारत का वन विस्तार लगभग कितना है? तो 24.62%। लगभग कितना है? 24.62% है भारत का वन विस्तार। उसके बाद है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो इससे हमारा तात्पर्य किससे है? वनों के प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से। जो प्रकृति के कार्बन सिंक है उनको हटाने का मतलब है वनों को नष्ट करना। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, यानी कि रात के समय उनके ऊपर फूल आते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? जो कीड़े होते हैं वो रात के समय सक्रिय होते हैं, दिन के समय वो मिट्टी के अंदर मतलब नीचे कहीं पर भी छुप जाते हैं। तो ये रात के समय पुष्पित होते हैं ज़्यादातर पौधे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो ये मालाबार तट के आसपास। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे। कहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन? हमारे ये जो पश्चिमी घाट है इस साइड वाला, यहाँ पर पाए जाते हैं। और मालाबार तट यहाँ पर है तो यहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत का वह राज्य जहाँ पर सागवान वन पाया जाता है तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। सघन यानी कि गहरे जो वन पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। कहाँ पर है? पूर्वी दक्कन में। वह क्षेत्र जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था और अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी जो है माना गया है तो ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? जो कभी वह वृक्ष जो कि कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, पहले ये सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था और अब इसको आतंकवादी मानते हैं, तो ये है पारिस्थितिक आतंकवादी। तो ये है यूकेलिप्टस वृक्ष। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो 1/3 पे। कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य रखा था? 1/3 पे राष्ट्रीय वन नीति ने। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं तो ये है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। सबसे अधिक जो वृक्ष होते हैं वन पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो जो 75% वनों का जो मतलब आच्छादित क्षेत्र है भारत में कुल वनों का, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और नागालैंड में। फिर है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है तो 21.71%। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का 21.71%। नोट, कुल क्षेत्रों में वृक्ष क्या है? आच्छादन क्षेत्रफल है 2.91%। वृक्ष सहित वनों का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि जो वृक्ष सहित वन और वृक्ष सभी शामिल करके 24.62% है। जो वनों का क्षेत्रफल है वो है 21.7 और जो वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है वो 2.9 है। और दोनों का टोटल पूछ ले तो ये है संपूर्ण क्षेत्रफल वन सहित वृक्ष और वन सहित 24.62%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं तो ये कहाँ पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं मेघ बकरियां नीलगिरी की।
वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर क्या वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो ये भूटान में है। कहाँ पर है ये? भूटान में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, तो ये लगभग 12%। कितना है? 12%। कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत 12। सागौन तथा साल उत्पाद हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के साल और सागवान। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, तो ये मिजोरम है। कौन सा है? वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम संघीय क्षेत्र, तो मिजोरम। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक तो गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। साल, सागवान, शीशम ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। और जो महोगनी, रोजवुड, सिनकोना ये सब पाए जाते हैं सदाबहार वनों में। भारत में सनोवर, सिल्वर फर, हपूसा, देवदार, पाइन और जो कि भोज वृक्ष है बर्च के, ये पेड़ हैं पर्वतीय वन है, पर्वतों पे पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? सनोवर, सिल्वर फर है, हपूसा, जूनिपर्स, देवदार है, पाइन और भोज है, भोज वृक्ष जिसको हम बर्च बोलते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन है। नेक्स्ट है हमारा भारत और बांग्लादेश के सुंदर वन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की जो सुंदरी प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से क्या बोलते हैं? हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जानते हैं। जो सुंदरी प्रजाति है उसको मैंग्रोव वृक्ष की सुंदरी, तो उसको क्या बोलते हैं? हेरिटिएरा फॉर्म्स। भारत और बांग्लादेश के सुंदर वन में पाई जाती है ये। हिमालय के गिरिपथ पे पाया जाने वाला वन है, तो ये है पर्णपाती वन। हिमालय के गिरिपथ में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार ये सभी क्या हैं? मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं ताड़ का वृक्ष, नारियल, केवड़ा, एंगार। फिर है प्राचीन भारतीय जो पांडुलिपियां हैं आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले भोज पत्थर, भोज के जो वृक्ष हैं उसकी पेड़ की छाल पर लिखी गई थी। ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं पहले से ही कि पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई थी? ताड़ के पत्रों पर, और जो भोज वृक्ष है उसकी पेड़ की छाल पर। यह है कहाँ पर? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। जो कैक्टस मैंने बताए थे कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में, और एग्जाम्पल कैक्टस है हमारा कांटेदार। फिर होती हैं हमारी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति। तो आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है चंदन। चंदन की जो लकड़ी है वो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पर्णपाती वन। तो ये होते हैं पहाड़ी नहीं, ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन की लकड़ी पाई जाती है भारत में। कोरिंगा एक सुंदर जो है मैंग्रोव वन है, कोरिंगा, और यहाँ पर गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये कोरिंगा एक सुंदर मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और यहाँ पर गोदावरी और बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में ये मिलती है। भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है। नल्लामाला वन श्रृंखला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियों और छोटे झाड़ जंखाड़ों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जहाँ पर 70 से भी कम सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे झाड़ जंखाड़ जो होते हैं। हमारे हरियाणा में जो ऊपर की ऊंचाई वाले हिस्से होते हैं ना, टिब्बा वाले जिसको हम बोलते हैं, उनमें भी ये छोटी छोटी झाड़ियाँ ही होती हैं। ये क्या होती हैं? उष्णकटिबंधीय वन होते हैं यहाँ पे। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति है तो सागौन का पेड़। कौन सी सबसे मुख्य रूप से कौन सी पाई जाती है? एक तो सागौन होती है ना, साल, सागवान, शीशम वगैरह, सागौन सबसे मुख्य है।
भारत का पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। जो पश्चिमी घाट है वो किससे ढका है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जो पश्चिमी हिस्सा है हमारा पश्चिमी घाट, उसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जो दक्षिण पश्चिमी घाट हैं उनमें दक्षिण पश्चिमी जो होते हैं उसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वनों को हम शोला वन भी बोलते हैं, शोला वन के रूप में भी जानते हैं इनको। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सुंदरी वृक्ष? पश्चिम बंगाल में। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी, वो मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। जो हमारा ये जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ पर है हमारा पश्चिम बंगाल, और ये जो हमारा बांग्लादेश है यहाँ पर बांग्लादेश, तो ये पश्चिम बंगाल का एरिया है, और ये है बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या होते हैं? जो तटीय प्रदेश होते हैं ना, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल तटीय प्रदेश है जहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है, और उनमें पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आवर्त करते हैं। यानी कि भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता है, तो ये चंदन। दक्कन के पठार की विशेषता पतझड़ी पौधा तो है चंदन। फिर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। लास्ट में है सेल। देखिए, भारत में हाल ही में कौन सा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी में। बैरन द्वीप ज्वालामुखी में प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो अकाल और बाढ़ से। जो प्राकृतिक आपदा आती है उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इंसान का, मनुष्य का। तो ये क्या होती है? एक तो अकाल पड़ना प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है वो भी आपदा है। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता और भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। कौन सा क्षेत्र है जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार में भूकंप मतलब आते जरूर हैं लेकिन उच्च तीव्रता वाले नहीं आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा उत्तर पश्चिमी भूकंप। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया? भूकंपीय जोखिम के हिसाब से भारत को 4 भागों में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो, यानी कि 50 वर्षों से। अगर 50 साल से वो किसी भी मतलब देखी नहीं गई हो, कोई भी प्रजाति हो, किसी जानवर की हो, किसी वृक्ष की हो, तो अगर वो 50 सालों से अपने जो आवास यानी कि प्राकृतिक आवास जो होते हैं उनके, जैसे जंगल होते हैं, बड़े बड़े वन होते हैं, अगर वो 50 सालों से नहीं दिखी है तो उसको विलुप्त में मान लेते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो ये बिहार है। सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य भारत का बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है, तो ये उड़ीसा है। कौन से राज्य है? उड़ीसा, जहाँ पर सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है। फिर हम पढ़ेंगे सेल, चट्टानें, सेल के बारे में, रॉक्स के बारे में। शिलीभवन, शिलीभवन शब्द भौगोलिक घटक से संबंधित है, तो इसका शिलीभवन शब्द का मतलब क्या है? चट्टानों से संबंधित है ये शिलीभवन भौगोलिक घटक। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के मूलभूत सामग्री है, तो ये है हमारी चट्टान। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन की जो मूलभूत सामग्री है हमारी चट्टानें। वह खनिज जो कि भूप्रपट्टी के 4% का निर्माण करता है। कौन सा सेल है जो खनिज है जो कि भूप्रपट्टी के 4% का निर्माण करता है और सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाया जाता है, और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में भी करते हैं। तो ये माइका खनिज है। कौन सा खनिज है? माइका। ये आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम जो होता है वो चट्टानों के विघटन से निर्मित होता है। तो कौन सी चट्टानों के जो विघटन से निर्मित होता है? ये प्री कैब्रियन चट्टानों के विघटन से, टूटने से। मोनाजाइट रेत। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है तो गोंडवाना। सबसे जो नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना की। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। तो किसकी तरफ खिसका है? उत्तर की ओर खिसका है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य क्या दर्शाता है कि भूतकाल में यानी कि पहले भारतीय जो भूखंड खिसका था तो वो उत्तर की तरफ खिसका था। मृदा से संबंधित है तो इडैफिक। कहाँ है? इडैफिक, मृदा से संबंधित। बेसाल्ट लावा के जो उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है वो है रेगुर मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ हैं? रेगुर
मिट्टियाँ। सैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है तो ये गोंडवाना तंत्र है। कौन? गोंडवाना तंत्र। सैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न सैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं तो लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ था तो प्लीस्टोसीन हिमयुग में। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन हिमयुग में। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ था तो कौन से युग में हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। चूना पत्थर शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है तो शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिष्ट। कौन सा है? शिष्ट। कायांतरित तुल्यमान शैल का। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। कौन सा तंत्र है? धारवाड़ तंत्र। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है तो अत्यंत रूपांतरिक खनिज पदार्थों से युक्त। जो धारवाड़ चट्टानों की विशेषता क्या है कि अत्यंत रूपांतरिक है, खनिज पदार्थों से युक्त है। अगला हम पढ़ेंगे मिलान करना लास्ट में। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ये मिट्टियाँ हैं और ये राज्य है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। लाल पाई जाती है आंध्र प्रदेश में और जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में। कौन सी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। आंध्र प्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी। महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो कैसी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।